स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में लोग बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3 एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं। आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या कि विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। तो आपको अच्छे से पता है, नॉर्मल सी मेटल एंड नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पता होगा, तो इस क्वेश्चन का आसानी से दे सकते हैं आंसर। तो मेटल क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट फॉर्म और कॉल्ड मेलिएबल, ठीक है। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी नेचर भी होता है। डक्टाइलिटी मतलब क्या होता है कि थिन वायर फॉर्म में कन्वर्टिबल होते हैं मेटल, ये भी करेक्ट है। और आपसे पूछा नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं कैसा, बेसिक नेचर होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। और बट ऑप्शन में एक दिया है क्या, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉट प्रॉपर्टी कौन सा है यहाँ पर, सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इट फॉर्म कैटायन, तो गलत है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो एनायन फॉर्म करते हैं। बी ऑप्शन दिया है इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। हाई डेंसिटी ये भी नहीं होगा। तो फिच प्रॉपर्टी कौन सा है यहाँ पर, देखिए इट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर होते हैं। जैसे कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और ये एसिडिक नेचर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कैल्सिनेशन ऑफ एन ओर रिजल्ट इन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है और 5th भी दिया है, और इसमें आपको देखना कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। कैल्सिनेशन सबसे पहले प्रोसेस होता है क्या है कि हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट और इन एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर मेटल ऑक्साइड एंड CO2 गैस रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ये भी करेक्ट है। पोरोसिटी ऑफ ओर ये भी सही। पोरोसिटी का मतलब होता है छोटे छोटे उस कार्बोनेट में होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं पोरोसिटी ऑफ, ये भी करेक्ट है। रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटी ये भी करेक्ट है, ठीक है। कन्वर्ट कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड ये भी सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऑल 5 ऑप्शन सभी के सभी करेक्ट होते हैं, ठीक है। आपने कैल्सिनेशन पढ़ा होगा। इसी तरह से रोस्टिंग प्रोसेस होता है। तो रोस्टिंग में किसके लिए अप्लाई करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए होते हैं। 4th क्वेश्चन रोस्टिंग प्रोसेस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या दिया, रोस्टिंग ऑफ एन ओर रिजल्ट इन। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे मान लो सल्फाइड ओर कोई ले लेते, जैसे जिंक सल्फाइड ले लिया और उसको हमने क्या करा, एयर के प्रेजेंस में हीट करा दिए, ठीक है। एयर के प्रेजेंस में हीट करा दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, SO2। इसको बैलेंस कर लेते हैं। सल्फाइड ओर को बैलेंस करना तो 2 3 2 2, ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रोस्टिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो रोस्टिंग जो ओर होता है, रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड, ठीक है, ये तो करेक्ट है। ओर को कन्वर्ट कर रहा है उस मेटल के ऑक्साइड में, मतलब इसमें का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बी दिया इट मेल्ट, ये भी गलत है। मेक इट्स कंडक्टिंग, ये भी गलत है। मेक इट सोल्यूबल, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। 5th क्वेश्चन में क्या दिया, फ्रोथ फ्लोटेशन इज मेथड यूज्ड फॉर। फ्रोथ फ्लोटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ओर को क्या करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है वो सल्फाइड ओर के लिए ही अप्लाई होता है। तो ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि फोर्थ फ्लोटेशन हम किस तरह के ओर के लिए यूज़ करते हैं। तो सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर पे क्या दिया है, ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर रिजल्ट इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ मेटल ओर कंसंट्रेशन। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
इंक्रीज ऑफ मेटल ओर ऑफ कंसेंट, मतलब जो भी ओर है उसमें इम्प्योरिटी को रिमूव करना और उसके रिस्पेक्ट में ओर का जो मेटल का जो अमाउंट हो वो इंक्रीज करना। तो इसी प्रोसेस को ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ओर में यही प्रोसेस होता है। तो 6 का ए आंसर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डन। तो पहला दिया है बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन, इस मेथड से भी करते हैं। यूजिंग कार्बन से हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं, ये भी यूज करते हैं। कार्बन मोनो रिडक्शन में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो या तो कार्बन ले लेते हैं। यूजिंग एल्युमिनियम थर्मिट प्रोसेस आपने सुना होगा। तो ऑल ऑफ 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा यहाँ से डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सब मेटल को हम कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल 3 तरह के क्लासीफाई किया है, हाईली रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, ठीक है। हाईली रिएक्टिव में जनरली सॉल्ट कंबाइंड फेज में मिलते हैं, जो मीडियम होते हैं वो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर में मिलते हैं, और जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं वो हमेशा सल्फाइड ओर से मिलते हैं और रोस्टिंग प्रोसेस से हम प्यूरीफाई करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम रिड्यूस करते बाय यूजिंग कार्बन से, या ये सब मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 9 में दिया है अ फ्लक्स हैज़ ऑल और सम ऑफ दीज बेनिफिट्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जब भी हम जैसे आयरन के ओर में ब्लास्ट फर्नेस से पढ़ेंगे तो वहाँ से सिलिका से जब यूज कराते हैं तो वहाँ से क्या बनाता है, फ्लक्स इम्प्योरिटीज़ होती है। तो 9th का जो आंसर होगा यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल का एक तरीका है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट ये भी गलत है, इम्प्रूव कंडक्टर ये भी गलत है, रिएक्ट केमिकली विथ इम्प्योरिटी लाइक सैंड ये भी गलत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट कौन होगा, रिफाइनिंग ऑफ रिफाइंस द मेटल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 10 क्या है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, प्योरेस्ट फॉर्म सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है रोट आयरन, ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर मैं आयरन की जो क्वालिटी की बात करूँ, सबसे लो क्वालिटी जो होता है वो पिग आयरन का होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटी आती है कास्ट आयरन की आती है, ठीक है, कास्ट आयरन। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो कौन सा होता है, रोट आयरन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन का परसेंट 4% होता है, इसमें लगभग 4 से थोड़ा सा कम होता है। इसमें सबसे प्योर क्वालिटी का ये होता है। तो ऑर्डर भी आप याद रखिए, सबसे पुअर क्वालिटी पिग आयरन, देन कास्ट आयरन, देन रोट आयरन, ठीक है। इसको मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे यहाँ से ये बनाता है, और इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो यहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, जो कि रेलवे ट्रैक्स जहाँ पे प्योर आयरन यूज होते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, द रिएक्टिव एलिमेंट्स हैज़, रिएक्टिव एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेट। तो रिएक्टिव मेटल जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है या डुप्लेट कंप्लीट नहीं, तो वही तो रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो लेस देन ऑक्टेट, ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वही होते हैं रिएक्टिव। क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबलाइज होना चाहते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में, तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसका नहीं होगा, तो वही रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, सिंगल सेल एटम ट्राई टू एक्वायर कॉन्फिगरेशन। सिंगल सेल इलेक्ट्रॉन मतलब अगर सिंगल सेल है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसे के सेल है। अब इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के कॉन्फिगरेशन में। तो अगर सिंगल सेल मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगी, ये चाहेगा कि हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो। डुप्लेट का मतलब है एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू एक्वायर हीलियम गैस कॉन्फिगरेशन, जो कि नोबल गैस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर सी होगा, डुप्लेट, ठीक है, हीलियम के कॉन्फिगरेशन में जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, अ मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट आर लाइकली टू कंबाइन टू फॉर्म। मेटल नॉन मेटल से मैंने बार बार बोला है, मेटल नॉन मेटल से हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे मेटल हमने Na ले लिया और नॉन मेटल हमने क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट बनेगा, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक नेचर होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कंबाइनिंग एटम्स रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए पोलर बॉन्ड फॉर्म हो, पोलर का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहाँ पर हो, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो। तो स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है 15 में दिया है लोन पेयर आर अट्रैक्टेड बाय। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई एंड बॉन्ड पेयर आर अट्रैक्टेड बाय। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस होते हैं वो लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेंगे और जो बॉन्ड पेयर होंगे वहाँ पर दो, जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बट बॉन्ड बनते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाटर आपको अच्छे से पता है लिक्विड रूम टेम्परेचर को होता है, तो इसका क्या रीज़न है। वंडर वॉल फोर्स तो होगा नहीं, वंडर वॉल फोर्स नोबल गैस के बीच होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। पोलर बॉन्ड यहाँ पर पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि आपको देखो वाटर की बात करें तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, ठीक है, बैंड शेप इसको बोलते हैं। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर देखो इसके नेगेटिव आएगा, इसके एक प्लस और इसके एक प्लस आएगा, तो पोलर तो है। और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या तो नाइट्रोजन हो या तो ऑक्सीजन हो या तो फ्लोरीन हो, इससे बॉन्डिंग बनाता है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड दोनों होगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेकेंड एंड थर्ड में आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिए कि वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4। ये डायरेक्ट आप याद की रहिएगा। HF का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और NH3 का एक मॉलिक्यूल भी मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये आप तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट M इन ग्रुप, देखो थर्ड ए, ये ओल्ड नेम दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो M कोई मेटल, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। और X एलिमेंट ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, जो X एलिमेंट की वैलेंसी 7 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, मतलब वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। और बाकी आपने सीखा होगा कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MX3 टाइप का आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है 18 में, आयनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू, आयनिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे ड्यू टू लैटिस एनर्जी का होता है। लैटिस एनर्जी क्या होता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड को बॉन्ड को ब्रेक करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओनली कंपाउंड आयन दैट डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना है, जैसे मान लो 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है। अब इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है। जब कोई एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से शेयर कर रहा है, मतलब इसके पास ये कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर नहीं कर रहा है, ए एटम वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब एक अपने पास रखा एक इसको दिया, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, जैसे H3O की बात की जाए तो H3O कैसे बना होगा, H2O मॉलिक्यूल है और प्लस यहाँ से H+, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ, इसके पास आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा। बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ से ये चीज़ बना और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ पर NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, जिसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, केमिकल बॉन्ड भी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आयनिक बॉन्ड में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन इज नोन एज, ठीक है, अपोजिट चार्ज आयन के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए Na प्लस है, इसके पास प्लस है, Cl पे माइनस है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, द बॉन्ड बिटवीन NH3 and H इन अमोनियम आयन एंड बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड H प्लस इन हाइड्रोनियम आयन आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी मैंने बताया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर जो है 23 में क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम नेवर एक्सीड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, 2 एटम्स के बीच मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, 2 एटम है मान लो कार्बन है, अब यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है 3 बॉन्ड बना सकता है 2 एटम के बीच, बाकी यहाँ पर क्या होगा तो अलग कोई एटम होगा तो यहाँ मैक्सिमम 3, कभी ऐसा नहीं है आपने देखा होगा कि कार्बन है यहाँ पे इनके बीच 4 बॉन्ड ऐसे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, नंबर यहाँ पर 24 में क्या दिया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉडिफाइड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जनरली हम कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जब 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी जैसे मान लो A B 2 एटम है तो इनके बीच वही 2 इलेक्ट्रॉन जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो मॉडिफाई वर्जन है ये, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया 25 में, बोथ इलेक्ट्रॉन इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, ठीक है, तो जो देता है उसको डोनर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, तो डोनर एटम यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कोवेलेंसी ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोजन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, कोवेलेंसी 26 क्वेश्चन में कोवेलेंसी आपसे पूछा, देखो हाइड्रोजन जैसे H2 है, तो कोवेलेंसी की बात करें तो H2 में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक एटम क्या होगा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह से फ्लोरीन है F2 दिया हुआ है, तो फ्लोरीन के बीच भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर क्लोरीन यहाँ पर Cl2 है तो इनके बीच भी क्या सिंगल होता, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहा है एक एटम, तो इसी को बोलते हैं कोवेलेंसी। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है 1, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, कोवेलेंसी ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन O2, ठीक है, O2 में कोवेलेंसी कितनी होगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे हम O2 की बात करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एक एटम कितने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे एटम से, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 2 होगी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, 28 में दिया है कोवेलेंसी ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N3, ठीक है, N3 में कोवेलेंसी कितनी होगी, तो N3 में अगर हम बात करें तो N3 में यहाँ पर जो इसके बीच एटम होगा तो N3 में कोवेलेंसी जो होगी 3 होगी। अगर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछे तो उसका आंसर 4 होता, बट N3 में पूछ रहा है नाइट्राइड आयन में, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है नॉन मेटल्स के बीच जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड एंड नॉन मेटल्स के बीच क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, ऑब्वियसली बात अभी मैंने डिस्कस किया, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच क्या बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर इन द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ठीक है, आर इन अ
वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस किसी भी बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना है, शेयर करना है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, वैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 में दिया है आयनिक बॉन्ड हैव। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल करेक्ट। हाई डेंसिटी होता है, बिल्कुल सही है। आर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी होगा। ए बी सी सब सही है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन क्या दिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन टू एटम इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। मैंने अभी भी बोला कि कोवैलेंसी क्या होगा था कि पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है टू एटम के बीच, उसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है 34 में, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर आपको दिया है 20 इज लाइकली टू बी केमिकली कंबाइंड विथ एलिमेंट हुज, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, 14, 16 एंड 10 दिया है, किससे कंबाइन होगा। तो सिंपल सी, अगर हम जेड दिया है, इसका एटॉमिक नंबर 20 दिया है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा 2 8 8 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो कोई एक ऐसा एटम होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जनरली यहाँ पर जो होना चाहिए 34 का सी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे सल्फ़र का है, सल्फ़र क्या होगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 16 का ये सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो मतलब N2 है, और नाइट्रोजन के बीच, दोनों नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक एटम कितने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो बाकी टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 6। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड दैट हैव कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। और किस में होता है ये प्रेजेंट, किस में होता है, वो होता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको जब आयनाइज करेंगे तो यहाँ से बनेगा NH4+ और Cl-। तो यहाँ पर देखो इनके बीच क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर देखो NH4 कैसे बना होगा, NH4+, तो NH3+ यहाँ से H+, यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, NH4 बनाएगा, ठीक है, NH4+, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। और NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो आंसर फाइनली इसका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, एन एलिमेंट वाई हैज़ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 दिया है, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन वाई एटम इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नन, कोई नहीं, क्योंकि इसका सिंपल सी बात है, ये नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इनर्ट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 7 and 3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, एक्सपेक्टेड फार्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा 7 है, ठीक है, तो 7 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। और जो y है उसकी कितना वैलेंस 3 दिया है, तो मतलब इसकी +3 4 3 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा यहाँ से YX3 टाइप का यहाँ से बनेगा। तो YX3 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 30 का ये सी होगा। पॉजिटिव वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, निगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन, इट्स वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो क्या आएगा, 281 आएगा, 281 नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 7 होगा, जिसकी वैलेंसी सिंपल से क्या हो जाएगी 1 होगी, क्योंकि ये 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, उसकी वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी होती है 1 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया, कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड हैज़, तो इसमें अभी ने डिस्कस में कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसका आंसर फाइनली जो होगा वो डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
और बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।